हेलो फ्रेंड्स, डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन अमेंडमेंट बैच क्लास नंबर 2। आज हमने जो टॉपिक उठाया है वो दो चैप्टर हैं, एक सैलरी और दूसरा कैपिटल गेन। हाउस प्रॉपर्टी भी आप इसके साथ जोड़ सकते हो क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में एज सच 2024 के बजट में कोई भी चेंज नहीं है, यानी आपने जो भी हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन पढ़ी है वो एज इट इज अप्लीकेबल होगा। न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम में जो भी आपने पढ़ा है वो एज इट इज टैक्सेबल है, एज इट इज अप्लीकेबल है। सैलरी में एक चेंज है जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन इंस्टेड ऑफ 50,000 इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। साथ में सैलरी में मैं, जब आप टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़े हो तो सैलरी में मैं चाहूंगा कि आपको एक ये अलावेंसेस शेयर कर दूं जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन से अलावेंसेस की एग्जम्पशन दी जाएगी। उसके साथ मैं शेयर करूंगा, वैसे तो इंटरमीडिएट वाला है ये, बट आपके साथ शेयर करूंगा इसके अलावा ये वाला हिस्सा जहां पर ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन का जिक्र है, जिसमें हम स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 देंगे न्यू टैक्स रिजीम में, और दूसरा डिडक्शन जो है 16(2) और 16(3) का, वो डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम को नहीं मिलता। इसके साथ एक और पेज मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, हालांकि वो तो पूरे नोट्स भी अगर दे दूं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है इतनी प्रैक्टिस की। ये वाला हिस्सा जहां पर न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स के लिए ये टेबल कंपैरिजन का है, जहां पर पता चलेगा आपको कि सैलरी चैप्टर में न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स में क्या डिफरेंसेस हैं। अमेंडमेंट के नाम पर सिर्फ 75,000 वाला ही अमेंडमेंट है, लेकिन उसके अलावा एक बार आप रिवाइज कर लेंगे कि कहां कहां न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स में चेंजेस हैं। ये वो टेबल इसके लिए बनाया हुआ है, तो ये मैं शेयर कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पर। आप अगर जुड़ चुके हो तो वहां से आपको मिल जाएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं अमेंडमेंट्स के नाम पर बात करूं तो लिमिटेड अमेंडमेंट्स हैं, 3 या 4, लेकिन अमेंडमेंट उस वैरायटी का है जिसके वजह से आपके पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस बदल जाएंगे। तो मेरा सजेशन आपको यह रहेगा कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन एक बार कैपिटल गेन, इस वीडियो के बाद आपने जिस भी टीचर से पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, उनके नोट्स, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर, या अगर हो सके तो अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल जो लेटेस्ट है उसके ऊपर आप काम करें और पूरा क्वेश्चन एक साथ बैठकर लगाएं। राइट? आते हैं चेंजेस कहां हैं। चेंजेस पर आते हैं। सबसे पहला चेंज लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के पीरियड ऑफ होल्डिंग में आया है। हालांकि ये पूरा नोट्स मैं शेयर करूंगा आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन जहां जहां चेंजेस है मैंने वहां फाइनेंस एक्ट 2024 मेंशन कर दिया है। सबसे पहला चेंज लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के पीरियड को लेकर है, पीरियड ऑफ होल्डिंग को लेकर है। पीरियड ऑफ होल्डिंग, जैसा कि आप जानते थे कि हमारे पास 12 महीने, 24 महीने और 36 मंथ भी होता था। अब 12 और 24 दो ही रह गए हैं। या तो आप इसे यहां से पढ़ सकते हो, या मैंने और भी आसान करने के लिए ये टेबल तैयार कर दिया है। अगर आपने एसेट, देखिए मजबूरी है, इस बार के एग्जाम की मजबूरी है, 2025 में होने वाले एग्जाम की मजबूरी है, आप फंस गए हो। आपको पुराने और नए दोनों देखने पड़ेंगे, क्योंकि पार्टीशन का दिन आपको याद होगा लास्ट वीडियो से। पार्टीशन का दिन क्या है? 23 जुलाई। तो 23 जुलाई पार्टीशन का दिन है। अब उस पार्टीशन के पहले अगर आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है, यानी 1 अप्रैल 2024 से 22 जुलाई 2024 के बीच में अगर आपने एसेट ट्रांसफर किया है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग लिया जाएगा इनके लिए 12 महीने, लैंड बिल्डिंग के लिए 24 महीने और दूसरे एसेट्स के लिए 36 मंथ। लेकिन अगर 23 जुलाई ऑनवर्ड आपने ट्रांसफर किया है तो यहां देखिए फर्क देखिएगा जरा। पहले क्या था कि यूनिट्स में, म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स होते हैं उसमें 2 ही यूनिट्स थे जिसके लिए 12 महीने देखा जाता था, और बाकी म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स के लिए हम 36 मंथ में जाते थे। अब उन्होंने कह दिया है कि जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं
साथ में यूटीआई के यूनिट्स वेदर लिस्टेड और नॉट, साथ में इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट वेदर लिस्टेड और नॉट, जीरो कूपन बॉन्ड वेदर लिस्टेड और नॉट, वो आएंगे 12 महीने के टाइम पीरियड में। यानी कि बड़ा चेंज क्या हुआ कि लिस्टेड डिबेंचर्स, जी हां, लिस्टेड डिबेंचर, लिस्टेड म्यूचुअल फंड अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड यूटीआई, वो सब अब 12 महीने में काउंट होंगे। अनलिस्टेड अगर है, अनलिस्टेड शेयर्स हैं, अनलिस्टेड डिबेंचर हैं, अनलिस्टेड बॉन्ड है एक्सेप्ट जीरो कूपन बॉन्ड, वो आ जाएगा 24 महीने के लिए। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के पीरियड फोल्डिंग में चेंज है, एक तो ये चेंज है। दूसरा, जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपने देखा था कि इंडेक्सेशन हमने हटा दिया और टैक्स रेट चेंज कर दिए। इंडेक्सेशन हटा दिया और टैक्स रेट चेंज कर दिए। अब इंडेक्सेशन हटा दिया, इसके ऊपर आपको कमांड करना पड़ेगा। शांत होकर आप इस बात को समझिएगा कि पार्टीशन मतलब कि 23 जुलाई 2024, पार्टीशन के पहले अगर आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है तो जो भी आपने पढ़ा था इंडेक्सेशन वगैरह वैसे ही चलेगा। टैक्स रेट में फर्क सिर्फ एक जगह है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स जिस पर 10% टैक्स रेट इन एक्सेस ऑफ 1 लाख होता था, वो हो गया इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। इवन पार्टीशन से पहले भी आपने बेचा है तो, पार्टीशन के बाद बेचा है तो टैक्स रेट तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, हम कैलकुलेशन की बात करते हैं। अगर पार्टीशन के बाद बेचा है तो इंडेक्सेशन खत्म कर दिया, इंडेक्सेशन बिल्कुल गायब कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन फिर इंडेक्सेशन ऑप्शनल आपको खोल भी दिया। उसकी शर्त क्या है? इंडिविजुअल एचयूएफ होने चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, लैंड बिल्डिंग होना चाहिए, और लैंड बिल्डिंग आपने अक्वायर किया है बिफोर पार्टीशन। बिफोर पार्टीशन का अगर अक्वायर किया हुआ लैंड बिल्डिंग है तो वहां पर हम इंडेक्सेशन आपको ऑप्शन में दे देंगे। इंडेक्सेशन लेकर 20% टैक्स दो या बिना इंडेक्सेशन के 12.5% टैक्स दो, ये नियम है। अब यहां पर एक डाउट आया था व्यूअर का कि सर जो आप हमें तरीका सिखा रहे हो कंप्यूटेशन का, क्या वही तरीका हमें अडॉप्ट करना है जैसे कि आपने हमें तरीका सिखाया? मैं एक बार लेकर चलता हूं। यहां पर आपने हमें तरीका सिखाया कि पहले आप इंडेक्स करो। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, सुरेश ने बिल्डिंग अक्वायर किया है 16,90,000 का, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, ब्रोकरेज है, परचेज है 2014 की यानी पार्टीशन के पहले का, इंप्रूवमेंट है 2016 में, एक और इंप्रूवमेंट है 2020 में, बेचा है आपने पार्टीशन के बाद। पार्टीशन के बाद अगर लैंड बिल्डिंग बेचते हैं इंडिविजुअल, रेजिडेंट, एचयूएफ, रेजिडेंट, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने जो आपको आंसर का तरीका बताया, देखिए इंडेक्स तो करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ऑप्शन खुला है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इंडेक्स लेकर बेनिफिट है या बिना इंडेक्स लिए बेनिफिट है। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको तरीका सुझाया कि पहले आप इंडेक्स कर दो, क्योंकि करना तो है, बिना इंडेक्सेशन के आप बच नहीं सकते, तो इंडेक्स करना ही है। लैंड बिल्डिंग, इंडिविजुअल एचयूएफ, रेजिडेंट, एक्वायर बिफोर 23 जुलाई 2024, तो इंडेक्स आप कर दो। इंडेक्स करके प्रॉपर जैसे आंसर लाते थे वैसे ले आओ। इस आंसर का 20% कैलकुलेट करो, ये आपका टैक्स बना। बिना इंडेक्सेशन का आंसर आप कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हो, फिर वो आपका एलटीसीजी बना, उस पर 12.5% टैक्स निकालो। अब आपके लिए जो बेनिफिशियल टैक्स है वो आप पे करोगे, यानी 23,331 रुपए आप पे करोगे, और आप कहोगे कि बेनिफिशियल जो है वो है 20% विद इंडेक्सेशन। ये हमारा बेनिफिशियल ऑप्शन है। अब एक व्यूअर जिन्होंने मेंशन किया था डाउट कि सर क्या हम इसी तरीके से करें, या शायद उन्होंने कहीं और भी देखा होगा वीडियो, और उस वीडियो में उन्होंने, हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, हो सकता है कि बिना इंडेक्सेशन के पहले आंसर किया, बिना इंडेक्सेशन के आंसर करने के बाद ये टैक्स कैलकुलेट कर दिया, और फिर इंडेक्स करके जो 20% टैक्स आता है वो निकाला, और जो एक्स्ट्रा टैक्स है, इसमें जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो इग्नोर करना है। ये लॉ की लैंग्वेज है, आप इस लैंग्वेज पे चले गए गलती से। आप जो सोच रहे हो कि अगर मैं एक प्रेजेंटेशन लूं, आप इमेजिन करो, कैलकुलेटर निकालो, कॉपी निकालो और एक करके देखो कि पहले आप आंसर करो विदाउट इंडेक्सेशन, उसका टैक्स भी निकालना पड़ेगा आपको 12.5%,
फिर आपको इंडेक्सेशन करके 12% टैक्स निकालना पड़ेगा। वो कहां निकालोगे? वर्किंग नोट में। चलो वर्किंग नोट में ही सही, लेकिन करना तो ये सब पड़ेगा। इंडेक्सेशन तो खुद से ही अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड था, याद नहीं है आपको क्या? अगर मैंने एक्वायर किया है गिफ्ट के रूप में तो इंडेक्सेशन बैक डेट से मिलता है। अगर बिल्डिंग जल गई, नष्ट हो गई और इंश्योरेंस का कंपनसेशन 2 साल बाद मिला तो इंडेक्सेशन कहां तक करते हैं? डिस्ट्रक्शन के ईयर तक। उसी तरह अगर गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर किया, स्टॉक कन्वर्ट हो गया, वहां भी इंडेक्सेशन का जो ईयर है वो खुद में एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। क्या आप चाहते हो वो सारे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आप कैलकुलेटर पे करो या वर्किंग नोट में करो? है ना कुछ गड़बड़? आप करके देखना, आपको मेरा मेथड इजीएस्ट मेथड लगेगा। अब प्रश्न उठता है कि सर इजीएस्ट तो ठीक है, क्योंकि देखो इंडेक्सेशन करना है तो पहले कर लिया, क्या ये सही है? 100%। आप अभी अभी स्टूडेंट बने हो। जिस जमाने में मैं स्टूडेंट हुआ करता था, मैं दिखाता हूं, उस जमाने से एक प्रोविजन था, ये प्रोविजन, ये आज भी है। ये आपने सुना नहीं होगा, शायद देखा भी नहीं होगा, क्योंकि ये इनएक्टिव प्रोविजंस थे। 112 का प्रोविजो जो कहता था कि अगर आपके पास लिस्टेड सिक्योरिटीज है म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन बॉन्ड को छोड़कर, लिस्टेड सिक्योरिटीज, तो इसमें बचा क्या? इसमें बचा लिस्टेड शेयर और लिस्टेड डिबेंचर, लिस्टेड बॉन्ड। तो ये सेक्शन कहता था, प्रोविजन कहता था, आज भी कहता है, ये कहता था कि अगर आपने इस पर एलटीसीजी कैलकुलेट किया है, टैक्स रेट उस जमाने में 20% था, अरे पिछले साल तक भी 20% था, तो जो 20% आपका टैक्स आया है, अगर आप सेकंड प्रोविजो को बिना अप्लाई किए टैक्स निकालो, सेकंड प्रोविजो का मतलब होता है इंडेक्सेशन। प्रोविजन पढ़िएगा आप जरा, वो कहता है कि अगर आपने निकाला बिना इंडेक्सेशन के 10% टैक्स और इस 10% से ये 20% एक्सेस आ रहा है, तो उस एक्सेस को आप इग्नोर करोगे टैक्स की कैलकुलेशन के लिए। क्या यही सेम लैंग्वेज नहीं डाला है अभी? तो ये लैंग्वेज तो सदियों से था, और जिस जमाने में ये एक्टिव थे ये क्लॉज, अब एक्टिव नहीं है। बताऊं क्यों? लिस्टेड शेयर पर वैसे भी नहीं होता इंडेक्सेशन, लिस्टेड डिबेंचर, लिस्टेड बॉन्ड, चाहे अनलिस्टेड भी हो, बॉन्ड डिबेंचर पे इंडेक्स ही नहीं होता, तो ये वैसे भी इंडेक्स नहीं होता, तो लोग 10% ही टैक्स देते थे। इसलिए ये प्रोविजन एक जमाने में एक्टिव था जब सेक्शन 1038 नहीं हुआ करता था। 1038 अब भी नहीं है, लेकिन बीच में आया था एक फेज में, तो उसके पहले के ये एक्टिव प्रोविजंस थे। उस जमाने में भी हम लोग स्टूडेंट्स रहा करते थे, 2001-2 की बात कर रहा हूं। उस जमाने में भी हम लोग जो कैलकुलेशन करते थे, जो हमारा इंस्टीट्यूट मटेरियल पब्लिश करता था, वहां भी इसके ऊपर जब कैलकुलेशन होता था तो इंडेक्स करके आंसर, बिना इंडेक्स किए आंसर, इंडेक्स करके आंसर का 20%, बिना इंडेक्स किए आंसर का 10%, विच एवर इज बेनिफिशियल, वो फाइनल आंसर माना जाता था। उसी पैटर्न पर मैंने आपको ये मेथड सजेस्ट किया है, तो ये मेथड बिल्कुल ऑथेंटिकेट मेथड है। यही लैंग्वेज तो यहां भी है, जो आप लैंग्वेज यहां पर देख रहे हो, 112 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, जिसमें लिखा है इंडिविजुअल एचएफ, अगर वो रेजिडेंट है उस केस में ये प्रोविजो, ये वाला प्रोविजो कहता है, सेकंड प्रोविजो, कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड बिल्डिंग व्हिच इज एक्वायर्ड बिफोर पार्टीशन में बोलता हूं, इग्नोर कीजिएगा इस बात को, टैक्स जो हमने बी पे कैलकुलेट किया है, यानी जो टैक्स हमारा 12.5% आ रहा है, 12.5% आ रहा है, अगर वो एक्सेस टैक्स आ रहा है जैसा कि लॉ पहले था, उसके ऊपर टैक्स जो बनेगा, अगर उससे एक्सेस है तो एक्सेस को इग्नोर करना है। ये प्रोविजन है। अप्लीकेबिलिटी कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको जो मैंने बताया है वो मेथड बेहतरीन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका मेथड गलत है। अगर आप बिना इंडेक्सेशन के पहले आंसर करो, फिर इंडेक्सेशन करने के बाद उस पर 20% टैक्स का कंपैरिजन करके एक्स्ट्रा को इग्नोर कर देते हो, वो भी ठीक है, लेकिन वहां तुम फंसोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जैसा क्वेश्चन मैंने आपको ये सुरेश और रमेश का दिखाया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आपका इंतजार कर रहा है।
एग्जाम में इंतजार कर रहा है स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्जन, एग्जाम में इंतजार कर रहा है होल्डिंग सब्सिडी ट्रांसफर, अमैलगमेशन का केस। वहां पर आप डेफिनेटली फंसोगे अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो। आप करके देखना। इंडेक्सेशन तुम्हें करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट दिखेगा, अगर आप मेन शीट में करोगे तो वो ज्यादा साफ और आसानी से दिखेगा। तो यकीन करिएगा ये मेथड बहुत सही है, इसी से आप फॉलो कीजिए। अदरवाइज मैं आपको क्यों सजेस्ट करता, क्या वो मेथड मुझे नहीं पता, वो भी पता है। ओके, अब जरा सुनिए, ये तो हुआ अमेंडमेंट जो मैंने आपको बताया। अब ये मैं फाइल शेयर करूंगा, इसमें आप जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे लगाइए, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन दिखाया सुरेश वाला, वो तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, जिसमें आप इंडेक्स करके आंसर करके आ रहे हो, फिर बिना इंडेक्सेशन के कंपेयर कर रहे हो। समस्या ये है कि अगर ट्रांसफर हुआ है 23 जुलाई से पहले, अब मान लीजिए कि एक कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्जन को ट्रांसफर मानते हैं, कन्वर्ट हुआ है 23 जुलाई से पहले, स्टॉक आज बिका है, तो क्या करेंगे? क्या आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट और बिना बेनिफिट वैसा लेंगे? मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको जरा समझिएगा। ये देखिए, मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो वाले भी। जैसे मान लीजिए कि 2024-25 का वर्ष है, ये रहा आपका पार्टीशन वाला डेट 23 जुलाई 2024। अब एग्जाम का क्वेश्चन ऐसा आ गया कि एक आपने ज्वेलरी खरीदी थी बहुत पहले, यहां आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, ये स्टॉक यहां पर बिका, पार्टीशन के बाद बिका। तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप पे इंडेक्सेशन ऑप्शनल है? क्या आपका कैपिटल गेन 12.5% से टैक्सेबल होगा? क्योंकि यहां पीजीबीपी इनकम भी आएगी और कैपिटल गेन भी आएगा, आप जानते होंगे ये सब, तो फाइनल के स्टूडेंट हो, ये सब तो जानते होंगे। तो 12.5% टैक्स आएगा लॉन्ग टर्म पे और पीजीबीपी भी आएगा। तो क्या 12.5% वाला रेट लगाएंगे बिना इंडेक्सेशन वाला? इंडेक्सेशन, क्योंकि ज्वेलरी है, लैंड बिल्डिंग नहीं है कि ऑप्शनल आपको दे रहे हैं। ज्वेलरी में या तो इंडेक्सेशन होगा या तो नहीं होगा। पार्टीशन से पहले है तो नहीं होगा इंडेक्सेशन, पार्टीशन के बाद है तो इंडेक्सेशन, सॉरी पार्टीशन के बाद है तो इंडेक्सेशन नहीं होगा, पार्टीशन से पहले तो इंडेक्सेशन होगा। लैंड बिल्डिंग नहीं है कि आपको ऑप्शन दे रहे हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे? क्या इंडेक्सेशन करेंगे? आंसर है यस, बिकॉज कन्वर्जन को हम ट्रांसफर मानते हैं। उसी तरह अगर गवर्नमेंट ने कंपल्सरी रिक्वायर कर लिया होता पार्टीशन से पहले, तो उसे हम ट्रांसफर मानते हैं और वहां पर ओल्ड प्रोविजन यानी इंडेक्सेशन वाला प्रोविजन लगेगा। उसी तरह एग्जामिनर कई बार आपको फंसाएगा, लैंड बिल्डिंग दे देगा लेकिन वो ए लिमिटेड का देगा, बी लिमिटेड का देगा, पार्टनरशिप फॉर्म का देगा, अमैलगमेशन में दे देगा, होल्डिंग टू सब्सिडी दे देगा, लैंड बिल्डिंग, और आप कंफ्यूज होकर वहां पर ऑप्शन ढूंढने लगेंगे विद इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन। तो वो गलत है, क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए वो ऑप्शन है, अगर वो रेजिडेंट है तो ये बड़ा संभल कर करना पड़ेगा। इतने सारे, एक छोटा सा प्रोविजन चेंज हुआ और इतना सारा इंपैक्ट। इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये मैं जब फाइल शेयर करूंगा तो ईमानदारी से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, आराम आराम से करना है, विद प्रेजेंटेशन है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट अमेंडमेंट में आते हैं, जो आपका अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट मैंने मेंशन कर दिया है दोस्तों। अमेंडमेंट कहां है? मुझे भी आराम से ढूंढना पड़ेगा। ऑलमोस्ट मैंने 99% क्वेश्चंस चेंज किए हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन अगर चेंज नहीं हुआ है तो इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आंसर मैंने चेंज किया है नए प्रोविजन के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा अमेंडमेंट आएगा मेरे ख्याल से 50AA में अमेंडमेंट है। 50AA, करेक्ट। नहीं, एक और अमेंडमेंट है, आपको याद होगा ये अमेंडमेंट थोड़ा समझने जैसा है, ट्रिकी अमेंडमेंट है, ट्रिकी। एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट ट्रिकी है। आपको याद होगा लिस्टेड इक्विटी अगर आपने अक्वायर किया था 1 फरवरी 2018 के पहले, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो 112A की प्रॉपर्टी है, 112A की जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स है उसमें कवर्ड, अगर वो आपने 1 फरवरी 2018 के पहले एक्वायर किया था तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको दिया जाता है एक्चुअल और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। क्लियर है ये? मतलब
इन शॉर्ट बोल रहा हूं, मार्केट वैल्यू किस दिन की वो सब तो आप जानते हो। अब यहां पर मार्केट वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज एसी में, 55(2) एसी हम बोलते हैं, 55(2) एसी। वहां लिखा हुआ है कि अगर इक्विटी है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स हैं, अगर वो लिस्टेड है तो लिस्टेड है तो जो हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस है उस दिन का 31 जनवरी का वो ले लिया जाएगा, और उस दिन अगर ट्रेड नहीं हुआ तो जो लास्ट टू लास्ट ट्रेड हुआ है उसमें जो हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस है वो ले लिया जाएगा। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अगर लिस्टेड नहीं है तो नेट एसेट वैल्यू लिया जाएगा 31 जनवरी का, और अगर इक्विटी लिस्टेड नहीं है और ट्रांसफर के समय वो हो गया लिस्ट, तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए ये एक हम इंडेक्सेशन वाले फॉर्मूले से मार्केट वैल्यू निकालते हैं। एक्विजिशन का ईयर और 17-18 को ऊपर रख देते हैं इंडेक्सेशन का। अब यहां पर एक समस्या ये है, समस्या ये थी, यहां पर मैंने कुछ पुरानी चीजें लिखी हैं, आप इग्नोर कर दीजिएगा। 1038 हुआ करता था एक जमाने में, जब वो हटा तो 112A आया। यहां पर समस्या ये है कि जो ऑफर फॉर सेल होता है आईपीओ में, जानते होंगे आप, OFS, जैसे आईपीओ आता है तो जो प्रमोटर्स वगैरह अपने शेयर्स बेचते हैं उस समय वो लिस्टेड नहीं होता। जब शेयर बेचते हैं तो उस समय वो लिस्टेड नहीं होता, लेकिन जैसे ही आईपीओ के प्रोसेस पूरे हो जाते हैं तो वो लिस्ट हो जाता है। ऐसे शेयर्स का कि मार्केट वैल्यू क्या ली जाएगी वो लॉ में लिखा हुआ नहीं था। मतलब अगर मान लीजिए आपने एक्वायर किया शेयर ऑफर फॉर सेल के अंदर, किसी कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए, आईपीओ आया, आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, यानी प्रमोटर्स वगैरह जो हैं वो बेच रहे हैं उस शेयर को आईपीओ में, आपने उसको एक्वायर किया, बाद में वो शेयर लिस्टेड हो गया, तो आपने जब एक्वायर किया तो वो लिस्टेड नहीं था, वो कंसेप्ट मेंशन नहीं था फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकाला जाए, और इस वजह से कुछ लोग उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देते थे। वो कहते थे कि चूंकि मार्केट वैल्यू नहीं फॉर्मूला है तो वो इनडिटर्मिनेट हो गया तो कैपिटल गेन नहीं निकालेंगे। बेकार इंटरप्रिटेशन था, लेकिन ऐसा हो रहा था। तो लॉ मेकर ने 2024 में वो जो ऊपर मैंने आपको बताया कि अगर लिस्टेड ना हो तो कैसे निकालते हैं मार्केट वैल्यू, वही फॉर्मूला इनके लिए भी डाल दिया, वो इंडेक्सेशन वाला फॉर्मूला, ये वो चेंज है। तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, लेकिन फॉर अमेंडमेंट है तो मैंने डिस्कस करके दिया आपको। इसके बाद अगला अमेंडमेंट है 50AA में। 50AA वैसे भी रीसेंट डेवलपमेंट है, नया आया है और फिर से एकदम से उसमें चेंज भी आ गया, तो ये जरूर अच्छे से करके जाइएगा। इसमें स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक डिबेंचर हुआ करता था, जिसके ऊपर चाहे आप पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी भी लंबी रखो, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता था। 2024 के पहले की बात बता रहा हूं। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक डिबेंचर अगर ये आपने बेचा तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना भी लंबा हो, ऑलवेज शॉर्ट टर्म आएगा और नॉर्मल इनकम मानी जाएगी, और इसके ऊपर नॉर्मल इनकम का जो टैक्स रेट है वो अप्लीकेबल होगा। 2024 में इन्होंने स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के डेफिनेशन को थोड़ा सा बदल दिया और एक नया पॉइंट और जोड़ दिया कि अनलिस्टेड बॉन्ड और अनलिस्टेड डिबेंचर भी अब शॉर्ट टर्म होगा। लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है, ये अगर 23 जुलाई 24 ऑनवर्ड ट्रांसफर हुआ और रिडीम हुआ तब, अगर 23 जुलाई से पहले ये ट्रांसफर किया गया अनलिस्टेड डिबेंचर, अनलिस्टेड बॉन्ड, तो जो पीरियड ऑफ होल्डिंग आप पहले 36 महीने की देखते थे वही देखेंगे यहां भी। लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म लाएंगे, शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म लाएंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि लॉन्ग टर्म के केस में डिबेंचर और बॉन्ड इंडेक्स नहीं होते। ये पार्टीशन के पहले की बात कर रहा हूं, मतलब इस पार्टीशन से पहले अगर किसी ने ट्रांसफर किया है अनलिस्टेड डिबेंचर, अनलिस्टेड बॉन्ड, तो वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए 36 मंथ देखते हैं और लॉन्ग टर्म होने पर भी इंडेक्सेशन नहीं करते। अब पार्टीशन के बाद अगर ये मैच्योर हुआ है या रिडीम हुआ है या आपने ट्रांसफर किया है, तो अब ये 50AA में शामिल हो गया है, और यहां पर शामिल होने का मतलब है चाहे पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी भी लंबी हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। फर्क क्या है, गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिल गया यहां पर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भले ही इंडेक्स नहीं होता था, शॉर्ट टर्म में भी इंडेक्स नहीं होगा। इंडेक्स तो वैसे ही अब हटा दिया सरकार ने। फायदा ये होता था कि लॉन्ग टर्म का टैक्स रेट कम था, अब शॉर्ट टर्म में आने की वजह से ये स्लैब रेट में आ गया, या कंपनी वगैरह है तो फ्लैट हैवी रेट आ जाएगा। ये गवर्नमेंट को यहां थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है।
स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की परिभाषा में थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया। उन्होंने लिखा है कि स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड मींस ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि इन्वेस्ट करे मोर देन 65% ऑफ टोटल प्रोसीड इन डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, और फंड जो कि 65% और मोर इन्वेस्ट करे किसी म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड ऐसा वाला हो, जो म्यूचुअल फंड ऐसा वाला हो। तो ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा ऐड कर दिया उन्होंने, और यहां पर जोड़ दिया अनलिस्टेड डिबेंचर, अनलिस्टेड बॉन्ड भी अब सेक्शन 50AA में आ गया है, यानी ऑलवेज शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ होल्डिंग इग्नोर करना है। नेक्स्ट अमेंडमेंट है, इसमें एक और अमेंडमेंट है, बड़ा प्यारा अमेंडमेंट है 47, आपको याद होगा, ट्रांजैक्शन नॉट कंसीडर्ड एट ट्रांसफर, जिसमें पहला था क्लॉज 1 था एचयूएफ पार्टीशन और क्लॉज 3 था गिफ्ट विल इनहेरिटेंस। जो क्लॉज 3 था उसमें उन्होंने चेंज किया, पहले यहां पर लिखा हुआ था एनी पर्सन टू एनी पर्सन, यानी कौन देगा गिफ्ट, एनी पर्सन टू एनी पर्सन। अब उन्होंने कह दिया कि एनी पर्सन नहीं, इंडिविजुअल एचयूएफ। उनका कहना है कि एनी पर्सन की वजह से कई बार कंपनी भी गिफ्ट का कार्य करने लग जाती है और उस टैक्स बचाने के प्रोसेस में। तो गवर्नमेंट का कहना है कि गिफ्ट जैसी चीज, विल और इनहेरिटेंस तो देखिए है ही इंडिविजुअल का आइटम, विल और इनहेरिटेंस तो इंडिविजुअल का आइटम, लेकिन गिफ्ट जैसी चीज जो है वो एक इमोशन है जो कि कंपनी और फर्म में तो नहीं हो सकता। लेकिन लॉ में एनी पर्सन लिखा था तो उसमें बेनिफिट लोग उठा रहे थे, इसलिए लॉ मेकर ने यहां पर कहा कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ गिफ्ट करता है तो गिफ्ट इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर, and in the hand of transferee cost of acquisition and period of holding will be taken previous owner, same as previous owner। अब उन्होंने यहां पर एनी पर्सन हटाकर इंडिविजुअल एचयूएफ कर दिया, तो अब एग्जाम में क्या इंपैक्ट आएगा? एग्जाम में इंपैक्ट आएगा कि कंपनी ने अगर गिफ्ट किया, एग्जाम में चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन के, कंपनी ने अगर गिफ्ट किया तो आपको कैप गेन निकालना पड़ेगा, 47 बचा नहीं पाएगा। अब यहां आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि सर गिफ्ट किया तो कैप गेन निकलेगा कैसे? देखिए, कैपिटल गेन निकालते समय आपको क्या दिक्कत आ रही है? सर हमें दिक्कत आ रही है सेल कंसीडरेशन नहीं पता चल रहा। जब सेल कंसीडरेशन नहीं पता चल रहा तो आप 50D क्यों नहीं लगाते? 50D क्या कहता है? जब सेल कंसीडरेशन इंडिटर्मिनेट हो तो जो चीज बेची गई है उसकी मार्केट वैल्यू सेल कंसीडरेशन है, या जो चीज ट्रांसफर की गई है, और यहां पर आपने ट्रांसफर किया है, गिफ्ट को हम ट्रांसफर मान चुके, तो जो चीज कंपनी ट्रांसफर करेगी बाय वे ऑफ गिफ्ट, उसकी जो मार्केट वैल्यू है उससे आप कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे कंपनी की। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिसको गिफ्ट दिया कंपनी ने उस पे सेक्शन 47(3) नहीं लगेगा, 47(3) नहीं लगेगा, तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर वाला फंडा गया, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर वाला फंडा गया, तो जितने में उसने खरीदा है वही उसकी कॉस्ट बन जाएगी। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि रिसिपिएंट अगर 56(2)(10) में पिट गया, अरे गिफ्ट टैक्सेबल हो जाता है ना, सारे गिफ्ट नहीं होते टैक्सेबल, डीपी 7 सिक्योरिटीज, लैंड बिल्डिंग, तो अगर वो पिट गया रिसिपिएंट, तब उसके लिए हम कॉस्ट 49(4) ले लेंगे, जितने से पिटा वो उसकी कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं पिटा, जैसे मशीन गिफ्ट कर दिया है एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को, 5 करोड़ की मशीन है, गिफ्ट कर दिया, मार्केट वैल्यू 5 करोड़ है, तो जिसने गिफ्ट किया है 5 करोड़ से कैप गेन उसके हाथ में निकलेगा, और जिसको मिला वो अब उसकी कॉस्ट क्या लेगा? 0, क्योंकि उसने एक्वायर 0 में किया, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर का फंडा लगेगा ही नहीं। इंटरेस्टिंग है ये अमेंडमेंट। यहां पर मैंने अमेंडमेंट्स और उसके लॉजिक भी मेंशन कर दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, और इसका इंपैक्ट भी मैंने डिस्कस किया है। इसके बाद हम कैपिटल गेन के अमेंडमेंट्स की बात करें तो अमेंडमेंट अब कोई भी नहीं है, नो अदर अमेंडमेंट्स। लेकिन अमेंडमेंट ना होने के बाद भी आपको इसके ऊपर कम से कम 8 घंटे, 6 से 8 घंटे लगाने पड़ेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप तो समझ लीजिए इसी कैपिटल गेन मेरे नोट से कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अब नोट्स हैं, एग्जाम्पल है, सॉल्व्ड है, तो अगर मुझसे ही पढ़ा है तो ठीक है, अगर मुझसे नहीं पढ़ा है तो भी बाकी चैप्टर तो ठीक है, आप जैसे कर रहे हो वैसे करो, बट कैपिटल गेन मेरा सजेशन है, क्योंकि वो आप द्वंद में फंस जाओगे। प्रोविजन मुझसे सुना, अमेंडमेंट मुझसे सुना,
एग्जाम्पल कहीं और अप्लाई कर रहे हो तो कंफ्यूजन सा रहेगा। इस फाइल से अगर आप पूरा कैपिटल गेन कंप्लीट कर लेते हो तो उसे परे कर देना कि भैया कैपिटल गेन हमारा हो गया। लेकिन ध्यान रखना, मैंने सिर्फ अमेंडमेंट डिस्कस किया है, जबकि इस फाइल में बहुत कुछ है। अगर आपने अच्छे से कैपिटल गेन फाइनल लेवल का किया है तभी इस फाइल के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। जैसे 47 कैपिटल ए इन्वॉल्व होना, बहुत सारे प्रोविजंस है, होल्डिंग सब्सिडी वाला, 8 साल के लॉक इन पीरियड वाला। तो अगर आपने प्रॉपर ढंग से किया है तब इस फाइल के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अगर नहीं किया प्रॉपर ढंग से तो भी इस फाइल के 80% क्वेश्चन तो कर ही लोगे। 80% भी कर लोगे तो एग्जाम में तो अमेंडमेंट से रिलेटेड आसपास ही क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ मुझे आप इजाजत दें। आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छे से अच्छे तरीके से वीडियो तैयार करूं, जल्दी से जल्दी आपके अमेंडमेंट्स कराऊं, लेकिन पेशेंस रखना होगा क्योंकि मैं भी इंसान ही हूं। कभी व्यस्तता हो जाती है तो एकदम से आप एक्सपेक्ट करें कि वीडियो फटाफट आ रहा हो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, समय है अभी, आप टेंशन मत लेना। टेलीग्राम चैनल पे ये मैं शेयर करूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करोगे, अच्छे कमेंट्स, बुरे कमेंट्स भी चलेंगे। अगर मेरे साथ कुछ मैंने गलत पढ़ाया या कुछ गलत किया तो आप बुरे कमेंट्स भी मुझसे कर सकते हो, लेकिन खुशी मिलती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा मेरे व्यूज आएंगे, तो हमारा रिवॉर्ड तो यही है ना दोस्त। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं अगला चैप्टर क्या लिया जाए। पीजीबीपी पकड़ेंगे, उम्मीद तो यही है, क्योंकि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन करवा दिया। पीजीबीपी आईएफओएस पकड़ेंगे, 5 हेड्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर टीडीएस और फिर एनआर टैक्सेशन है, ट्रस्ट है, ट्रांसफर प्राइसिंग है, असेसमेंट प्रोसीजर है, अपील रिवीजन है, पेनल्टी है, बहुत कुछ है।